दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और नई खरीदारी भी हो रही है। यानी एक तरह से कहे तो दोनों तरफ से दबाव बना हुआ है। लोग इस समय काफ़ी लोग हैं जो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना भी पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाजार में फिर से अगर गिरावट होगी तो निचले लेवल पर चला जाएगा स्टॉक। तो आगे की क्या रणनीति रह सकती है? क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है आईआरएफसी को लेकर। क्या आगे की रणनीति रहती है, उसके हिसाब से आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरवीएनएल भी इस समय आपको थोड़ा सा दबाव में दिखाई देगा। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में कुछ तो पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बातें भी है। अब आज देखें तो बाजार में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, तेज़ी जरूर है, और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर आज दौड़ रहा है, यानी लगभग 2% की तेज़ी मेटल सेक्टर में। बाकी सभी सेक्टर में देखें तो हमें लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। फार्मा सेक्टर में तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसके पीछे वजह यह है कि चाइना ने जो कोरोना की वजह से जीरो कोविड पॉलिसी जो लाई थी उसको हटा दिया है, और वहाँ पे अब धीरे धीरे कारोबारी गतिविधियाँ शुरू कर दी है। इस वजह से फार्मा सेक्टर दबाव में आ गया है, और जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि मेटल सेक्टर को इसका फ़ायदा हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनने लगी, और बाजार में इस समय रिलायंस का भी अच्छा साथ देखने को मिल रहा है। आगे अब क्या संभावना उसको जानेंगे। सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो लगभग अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 32.70 पर ओपन हुआ, 32.50 का लो बना, और दिन का हाई है 33.35 का। यानी आप देखें तो कुछ समय के लिए इसमें गिरावट हमें देखी, कुछ रेड सिग्नल दिखा, क्योंकि कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की 32.55 की थी, और आज का लो बना है 32.50 का। और फिलहाल देखें तो स्टॉक 32.80 के आसपास है, जहाँ पे 0.77% की तेजी है। तो जिस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, हो सकता है कि कुछ दबाव की वजह से हमें और स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे। वैसे डरने की बात नहीं है, स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके वॉल्यूम को देखें तो आज आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम थोड़ा और अभी बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी सीमित दायरे में ट्रेड स्टॉक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। 20 दिसंबर को इसकी प्राइस लगभग 32.95 की थी दिन की, और आज भी यही प्राइस हमने देखी है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि 20 दिसंबर से लेके आज 2 जनवरी हो गई है, लगभग 12-13 दिन का टाइम स्टॉक आपको उसी जगह पे दिखाई दे रहा है। इसके बीच में आपको अप डाउन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 26 तारीख को जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, स्टॉक उसके नीचे आया था, और आप ये समझ सकते हो कि ये 28 तक जाके स्टॉक लगभग वहाँ से बाउंस बैक दिया है। इस समय 32 के पास है, और एक तरह से देखें तो इसने अपना एक अब नया बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। पहले लो भले ही 28 का बना, लेकिन अब इतना नीचे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। अगर यहाँ पे 5 दिसंबर से भी देखें तो स्टॉक की प्राइस आपको वहीं पे दिखाई देगी, लगभग 33 के आसपास था 5 दिसंबर को भी। तो उस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी टाइम हो गया जब स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से इसका कंसोलिडेशन मोड है, और जल्दी ही यहाँ पे फिर से नई तेज़ी की शुरुआत होगी। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 1 ईयर के हिसाब से इसने 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 54% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 4% की गिरावट है, क्योंकि ये 37 से वापस नीचे भी आया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेज़ी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी को बहुत बड़ा बजट में सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपना बजट इस बार सेट किया है, आईआरएफसी के लिए करीब 1.8 लाख करोड़ का बड़ा बजट रेलवे के लिए सैंक्शन किया जा सकता है इस बजट में। और ऐसे में अगर आप देखें तो आईआरएफसी को बहुत सारा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले साल के बजट की बात करें तो ये 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो बजट में इस बार 29% की हमें बढ़त देखने को मिलेगी। इस बार देखें तो इस बजट में आप वंदे भारत ट्रेन, इसके अलावा तेजस और हमसफर की ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है, और ट्रेन बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें एक्सीडेंट को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे और लाई जा सकती है उसमें। इसके अलावा अगर आप देखें तो नए वैगन्स के लिए बीड मंगाए जाएंगे, यानी और बहुत सारे ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। बहुत सारे इस बार प्लान है रेलवे के लिए। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आने वाले जो 8 साल है, रेलवे की जर्नी होगी एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ, एक और अगला एक बहुत बड़ा कदम होने वाली है। यानी लगातार 8 साल हम इस बजट को बढ़ाते जाएंगे, और उसमें जितना हो सके रेलवे को मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितनी इसमें कमियां उसको पूरा किया जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार फाइनेंशियल 2027-28 तक 50,000 वैगन्स का एक सप्लाई का बड़ा ऑर्डर देने जा रही है, जिसका टोटल जो एस्टिमेट खर्च आएगा वो करीब 25,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले साल भी सरकार ने करीब 31,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर दिया था वैगन सप्लाई के लिए, जिसमें 90,000 वैगन सप्लाई के लिए, जिसमें कोल, ट्रांसपोर्ट और सीमेंट्स, फूड ग्रेन्स के लिए अलग अलग यूज़ के लिए यहाँ पे वैगन्स के ऑर्डर दिए गए थे और अब इसको और बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के लिए जो पिछले साल बजट सैंक्शन किया गया था उसका लगभग 90% यूज कर लिया गया था अक्टूबर महीने तक ही। इसका मतलब यह है कि जितना बजट है वो सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है और काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में 1 लाख किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाने हैं, जिसके लिए काफ़ी बड़ा फंड की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जिसमें रेलवे को इस समय जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए जिस तरह से उसमें नए प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को उसमें जोड़ा जा सकता है, उसके लिए अब शुरुआत की जाएगी। उसके ऊपर भी काफ़ी खर्च होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आज हमने जो अप डाउन देखी है स्टॉक के अंदर, इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे नई खरीदारी भी। आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:24 पर 32.85 की प्राइस से करीब 3,75,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:29 पर 32.60 की प्राइस से 3,59,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:38 पर 32.70 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद में अगर देखें तो 9:55 पर 33.10 की प्राइस से 3,95,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 9:55 पर ही 33 की प्राइस से 3,93,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद में अगर आप देखें तो 10:02 पर 33.30 की प्राइस से 8,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:05 पर 33.05 की प्राइस से करीब 3,49,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:45 पर 32.80 की प्राइस से करीब 7,45,000 शेयरों की यहाँ पे बिकवाली हुई। तो उसके बाद में 2:11 पर करीब 32.95 की प्राइस से 3,14,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आज बिकवाली और खरीदारी का दोनों तरफ का जोर है और इसीलिए फिलहाल स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा इसमें हम कुछ भी फिलहाल इसमें अभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन कुल मिला के इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यही मौका है, खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखोगे कि IRFC ने 1 ईयर के हिसाब से 43.98% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप में मात्र 1.77% की हमने तेजी देखी है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 54.82% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और इस दौरान BSE मिड कैप मात्र 2.24% दौड़ा है। 1 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 3.80% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान BSE मिड कैप में भी हमें 2.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 1.08% की तेजी दिखाई है, जबकि BSE मिड कैप ने मात्र 0.38% की तेजी दिखाई है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इसने। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे IRFC ने करीब 5 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा फंड रेजिंग के भी बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पे शुरुआत की है। और यहाँ पे देख सकते हो इसको ये 10 ईयर की मैच्योरिटी वाले जो बॉन्ड्स होंगे, इस कूपन की जो इनको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट वो 7.47% की है। और आप देख सकते हो इन बॉन्ड्स को जो रेटिंग मिली है केयर की तरफ से वो AAA की है और इकरा और क्रिसिल की तरफ से भी इसकी जो रेटिंग है उसको AAA की रेटिंग दी गई है। तो ये समझ सकते हो कि जो इनकी रेटिंग है काफ़ी शानदार है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है जहाँ पे ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वापस रेलवे को, उसकी तरफ से जो श्योरिटी मिलती है कि जो भी पैसा अगर डूबेगा तो सरकार वो उसका भुगतेगी और इसीलिए यहाँ पे इसकी रेटिंग है वो AAA की है। और ऐसे में डरने की बात नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक लोगों के मन में जो सबसे बड़ा टेंशन है कि इसकी जो सरकार की होल्डिंग 86% के ऊपर है, अगर वो शेयर बेचेंगे अपने 11% के तो फिर बाजार में बड़ी गिरावट हो जाएगी, जिस तरह से IRCTC में हुई। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि वो 11% की जो होल्डिंग है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, इस साल नहीं अगले साल, वो डायरेक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर को बेचने वाले हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।